हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांझी एक मुस्कुराहट। जैसे कि आपको हमने पहली वीडियो में बताया था कि हम एक सोशल वर्कर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये रही इस सीरीज की पहली वीडियो जिसमें हम आपका परिचय एक ऐसी महिला से करवाना चाहते हैं जिन्होंने 40 की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया और समाज में अपना प्रभुत्व और अपना नाम स्थापित किया और अपनी पहचान बनाई। आज वो एसकेएस पब्लिक हाई स्कूल नगीना बिजनौर में प्रिंसिपल के रूप में स्टूडेंट को एक नई राह दिखा रही हैं। इसके अलावा सेवा भारती धामपुर मंडल की अध्यक्ष हैं, साथ ही महाराजा मुकुट सिंह संस्थान की भी अध्यक्ष हैं। तो मिलते हैं श्रीमती अनीता जी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फिट एंड फाइन एंड यू? मी टू। और कोरोना काल में सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में वही अपनी सोशल मीटिंग भी हमारी सब जूम पर और गूगल मीट पर चलती रहती हैं। बच्चों की क्लासेस भी अपना जूम पर। हाँ, थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि गांव में इंटरनेट सही से नहीं आता, बाकी तो ठीक चल रहा है। ओके जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं कि आप जिनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। इसलिए हमने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से हम आपका परिचय अन्य लोगों से भी करवाएं, खासकर महिलाओं के उस वर्ग से जो 40 की उम्र तक पहुंचते ही सोचती हैं कि अब उनकी उम्र ढल गई है। तो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता चौहान बैस, कोई खास महिला नहीं, बस मैं तो आप ही लोगों की तरह से एक आम महिला हूँ। ओह मैम, आपका यही व्यक्तित्व तो आपको आम से खास बना देता है। बस वही है। आप सवेरे से जैसे आप लोग घर का काम करते हो वैसे ही मैं भी घर का काम निपटाया, अब स्कूल चले गए, स्कूल से आए फिर अपना घर का काम किया। उसी के बाद में बीच में जो समय मिलता है उसी को अपना सोशल वर्क में लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत अपना इधर उधर का जो अपने शौक हैं वो पूरे कर लेते हैं। अगर हमारे दूसरों के काम आने से मन को खुशी मिलती है। और जब रहा उम्र का सवाल कि 40 के बाद जो इस तरह की सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए, तो विल पावर की ज़रूरत होती है इसमें। अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आदमी किसी भी उम्र में कुछ भी कर गुजरेगा, और उसकी विल पावर वीक है तो वो युवा उसमें भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब आप देखिए, ना तो इसमें हमें टीम वर्क की ज़रूरत होती है कि हम टीम वर्क ही मिलेगा तब कुछ करेंगे। आप बिहार के दशरथ मांझी जी को ही देख लीजिए। एक तो इतनी ऊंची पहाड़ी काटने के लिए उन्होंने एक छेनी और एक हथौड़े से अकेले ही पूरे गांव के जो मिलकर लोगों को करना चाहिए था वो उन्होंने अकेले नहीं रास्ता बना लिया। तो ऐसे लोगों से ही प्रेरणा लीजिए। तो समय की और उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है तो हम जरूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाते हैं, और दूसरों के लिए करने में तो खुशी मिलती है। अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ चेंज हो रही है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप हमें अपने बचपन और शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। मतलब बचपन से ही आप कुछ अलग थीं या एक उम्र के बाद सबको आपका ये व्यक्तित्व देखने को मिला? नहीं, इन चीज़ों का मुझे बचपन से ही शौक रहा है। स्कूल वैसे तो हम ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते थे, चंदक के पास हमारा गांव था और ग्रामीण एरिया था, तो इसमें प्रोग्राम वगैरह वैसे उस समय के तौर पे देखा जाए तो हमारे स्कूल में काफ़ी होते थे और सभी प्रोग्राम वगैरह में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो। उसके बाद जब एजुकेशन कंप्लीट हुई तो एक सामाजिक संस्था हमारे एक प्लेटफॉर्म मिला वर्क करने के लिए, उससे जुड़ी और वहाँ पे हमने खूब वर्क किया। गांव-गांव जाकर के युवा केंद्र बनाए, युवाओं को संगठन बनाते थे जाकर के वहाँ गाँव में, उनकी फिर हम प्रतियोगिताएं कराते थे, खेल प्रतियोगिताएं, कंप्यूटर सेंटर्स खुलवाए और महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र वगैरह इस तरह की वर्क उसमें हमने बहुत किए हैं। पहले ब्लॉक स्तर पे कराते थे वो प्रतियोगिताएं, फिर जिला स्तर पर कराते थे। इस तरह से हमने सामाजिक संस्था में उसमें बहुत एंजॉय भी किया है, क्योंकि उनको करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी उस वर्क को करने में। वो सब किया। फिर उसके बाद मैरिज हो गई तो थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। उसके बाद फिर अपना मैरिज, बच्चे बड़े हुए, उसके बाद फिर से अपना शुरू हो गया ये अपना सामाजिक शौक अपने फिर पूरे करने का मौका मिला और चल रहा है अब सब। आपको समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें अपने पेरेंट्स से मिली। हमारे पेरेंट्स जो हैं हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। मेरे फादर इतने डेडिकेट थे शिक्षा के लिए। ये हम लोग जो है गांव को बिलोंग करते हैं, चंदक के पास हमारा गांव है, और वहाँ से हमारे गांव के बच्चे जो है सब मालन नदी पार करके पढ़ने जाते हैं। 5th तक वहाँ स्कूल था, उसके बाद वहाँ पर स्कूल की शिक्षा इतनी नहीं थी।
गर्ल्स के लिए तो 8th तक था फिर भी, लेकिन बॉयज़ के लिए नहीं थी। तो रिस्क था एक कि कब नदी में पानी आ जाए, बच्चा पढ़ने गया है और नदी में पानी आ गया और वो उधर से वापस नहीं आ पाए, तो एक बहुत रिस्क लेके बच्चे पढ़ने जाते थे। तो ये सब देख के गाँव के कुछ लोग और उनके साथ आए, आसपास के गाँव के लोग आए, तो उन्होंने सबने फिर एक पढ़ाना शुरू, एक चंदा इकट्ठा करके एक स्कूल बनाने की योजना शुरू की और गांव-गांव जाते थे, चंदा इकट्ठा करते थे। आज वो इंटर कॉलेज बना हुआ है और उस क्षेत्र में कम से कम 10 स्कूल ऐसे होंगे जो इसी तरह से चलाए गए कि एक रूम में पढ़ाना शुरू किया है और आज उसकी बिल्डिंग बनी खड़ी है और वहाँ पर बच्चे सब अपने अपने क्षेत्र में उसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली, वही मेरे आदर्श रहे हैं। इसके अलावा आपके क्या क्या शौक़ हैं? इससे अधिक मैं साहित्य से मेरे को बहुत प्रेम है। मैं कविताएं वगैरह लिखती हूँ, कहानियाँ भी लिखी हैं मैंने। पहले रेडियो स्टेशन पे मैंने प्रोग्राम दिए हैं और रेडियो स्टेशन पे युवा मंच प्रोग्राम होता था, उसमें मेरी कविताएं वगैरह हमने कई बार प्रोग्राम दिया है। और अब फेसबुक पेज पर मैं अपनी डालती रहती हूँ कविताएं वगैरह लिख के। अभी पिछले लास्ट ईयर मैंने चाय की चुस्की शाम को प्रोग्राम वो शुरू किया था, एक कॉलम। उस कॉलम में मैं अपनी डेली एक कविता लिख करके डालती थी। अभी भी त्यौहार वगैरह पे या कुछ घटित होता है समाज में आसपास, उसके ऊपर जो मेरे विचार बनते हैं वो मैं अपना लिख करके कविता के रूप में उसके पेज पर डाल देती हूँ। और प्रकृति से मुझे गार्डनिंग में भी बीत जाता है क्योंकि नेचर से मुझे बहुत प्यार। मैम, आपने अभी हमें अपने फेसबुक कॉलम के बारे में बताया, चाय की चुस्की, तो क्यों ना कुछ पंक्तियाँ आप हमारे व्यूअर्स को भी सुना दें? क्यों नहीं, ज़रूर। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दिन बैठे बैठे बचपन की याद आ रही थी, तो तब अपना बैठ कर कविता लिखी थी। मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। न जाने कब पीछे छूटा बचपन मेरा गुजर गया, न जाने कब पीछे छूटा बचपन मेरा गुजर गया, तब से अब तक बदला सब कुछ, भारत मेरा बदल गया, भारत मेरा बदल गया। पनघट की पनिहारिन छूटी, गोधूली की शाम गई, पनघट की पनिहारिन छूटी, गोधूली की शाम गई, बैठक की चौपाले छूटी, गलियों की चहल पहल गई। नीम का वो पेड़ सूना, नीम का वो पेड़ सूना, चिड़िया कौवा चला गया, तब से अब तक सब कुछ बदला, भारत मेरा बदल गया। क्योंकि हमने बचपन में नीम के पेड़ पर कौवे चिड़ियों को चहचहाते देखा है जो आज दिखाई नहीं देती, और बचपन में माँ को अपने अंगीठी पर खाना बनाते देखा था, तो उसी पर मैंने ये अगला स्टैंजा लिखा है, देख सुनिएगा। बारूदा कोयला और अंगीठी छूटी, लकड़ी चूल्हा कहाँ गया, बारूदा कोयला की अंगीठी छूटी, लकड़ी चूल्हा कहाँ गया, हांडी छूटी पतीला छूटा, मटकी वाला माखन गया, रसोई में बैठ आसन बिछा, संग खाने का मजा गया, तब से अब तक सब कुछ बदला, भारत मेरा बदल गया, भारत मेरा बदल गया। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी जेठानी देवरानी साथ में ही रहती हैं और मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बेटी डॉक्टर है, बेटा बीटेक के, वो भी इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं। बस खाली समय अपना हस्बैंड वाइफ रह जाते हैं तो उसमें अपना काम कर लेते हैं। मैं थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड की जिन्होंने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी हुई है कि जो आपके शौक़ हैं, जो आपका मन है वो कीजिए, सब मैं सब करती हूँ। उनकी तरफ से मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। आपको हम सब कभी घरेलू महिला, कभी स्कूल की प्रिंसिपल, तो कभी समाज को जागृत करते हुए देखते हैं। हर बार आप अलग रूप में सबके सामने होती हैं। ये सब आप मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज तो सब हो जाता है जब अपने अंदर मन में इच्छा होती है ना किसी काम करने की, तो उसके लिए समय भी निकल आता है और एनर्जी भी आ जाती है और सब मैनेज हो जाता है। आप कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। उन संस्था के साथ किए गए अपने कार्यों के बारे में क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मैं मातृ मंडल सेवा भारती से जुड़ी हुई हूँ। इसके लिए हम महिलाओं के संगठन बनाते हैं गाँव में, शहर में, जगह जगह जा कर के, और वहाँ पर हम जो हैं उनको उनके आर्थिक विकास के लिए भी कार्य करते हैं और उनको जो महिलाओं की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में उनके साथ बैठ कर के उसको शेयर करते हैं, उन लोगों से डिस्कस करते हैं इस चीज़ों पर। और सिलाई केंद्र वगैरह खुलवाए हैं कहीं पर, और जैसे घरेलू जो थोड़ी छोटी उद्योग लगा सकते हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। जैसे रक्षाबंधन पर आप लोग बहनें राखी बना सकती हैं, उनको बेच सकती हैं। दीपावली पर आप दिए डेकोरेट कर सकती हैं, इससे अपने परिवार की इनकम बढ़ा सकती हैं। तो जिस तरह से वो अपने परिवार को थोड़ा सा सहयोग दे सके, अपने परिवार
आर्थिक मदद कर सकें, उसके लिए हम उनको थोड़े थोड़े हिंट देते रहते हैं, जाकर के उनकी मीटिंग करते हैं और उसमें उनको थोड़ा बहुत सिखाते हैं इस तरह की मीटिंग कर करके। और दूसरा, वृक्षारोपण करना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारे क्या दायित्व होते हैं ये उनको सिखाते हैं, परिवार के प्रति आपके लोगों के क्या दायित्व होते हैं वो उनको बताते हैं। तो इस तरह से हम महिला के मातृमंडल बना करके उस तरह के समाज में कार्य करते हैं इसके जरिए। दूसरा, एक क्षत्रिय समाज की हमारी संस्था है, उससे जुड़े हुए हैं, उसमें अपने समाज को जो है हम जागरूक करते हैं। एक हमारे समाज में बीमारी है कि वर्ग को छोटा बड़ा हम लोगों ने बांट लिया है कि ये काम छोटा होता है और ये काम बड़ा होता है। तो हमने संस्था के जरिए हम एक स्वरोजगार मेला लगाते हैं और उसमें हम उनको लोगों को जागरूक करते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और उसमें जो भी स्टॉल लगते हैं जगह जगह, उनके जो भी वो काम करते हैं तो समाज से अलग हटके काम करते हैं। जैसे अगर मान की अगर किसी ने दुकान करी है तो समाज क्या है उसको बड़ी हीन भावना से देखता है। हम क्या करते हैं कि उसको प्रोत्साहित करते हैं कि कोई काम छोटा नहीं है, आपने दिया, उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, ट्रॉफी देते हैं ऐसे लोगों को जो समाज की नज़र में जो काम छोटे माने जाते हैं वो लोग उनको करते हैं, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। और इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग जॉब की तरफ भागते हैं कि नौकरी होनी चाहिए, बस वही रोजगार है, अपना काम कोई रोजगार नहीं है। तो इसके लिए हम समाज को जागरूक करते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो दहेज प्रथा के प्रति लोगों की जो अवधारणा है उसको हम जागृत करते हैं उनको कि दहेज लेना ठीक नहीं है, इतने का आप किसी को अगर रोज़गार करा के दें इतना पैसा बर्बाद करने के बजाय तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इस तरह के काम हम समाज में उसमें उसके संगठन के जरिए करते रहते हैं। यही संगठनों से हम जुड़े हुए हैं। और मैम, लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आपकी क्या गतिविधियां रही? कुछ खास नहीं, बस यही लोगों को महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो निर्देश दिए गए थे, उनके प्रति लोगों को जागरूक किया। यहीं आसपास के गांव में जाकर के लोगों से मिले, उन्हें मास्क भी हमने बांटे। और वो मास्क हमने खुद ही बनाए थे, घर पर ही सिले थे। वो उसमें डबल लेयर और ट्रिपल लेयर के थे। वो लोगों को भी बताया हमने कि आप लोगों को मास्क घर पर किस तरह से बना सकते हो आप लोग, और घर पर ही बनाए जा सकते हैं। और घर के बाहर आप बिल्कुल ना निकलें और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और स्वास्थ्य बार बार साबुन से हाथ धोएं। ये सब निर्देश उनको जागरूक किया इसके प्रति कि कोरोना जो है वो जो है छूने से फैलता है, इसलिए लोगों से दूरी बना करके रखें, घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें, बच्चों को घर के बाहर ना जाने दें बिल्कुल भी। और जिस घर में बच्चे और बूढ़े हैं वो तो उनको तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी घर के बाहर से आए उसको अपना पहले ही हाथ वाथ धुलाएं और नहलाएं, तभी उसको घर के अंदर आने दें। तो यही सब निर्देश हमने जाकर के लोगों को गांव-गांव में अपना समझाए कि हाँ भाई इस तरह से हम इस महामारी से निपट सकते हैं। जब और अब बारिश का मौसम चल रहा है तो एक दो बार अपना पेड़ लगाने के लिए गए हैं। हम अपना पौधशाला से पौध ले आए थे, वो हमने लगाए, कुछ फलदार वृक्ष लगाए थे। और वो आम की गुठलियाँ वगैरह इकट्ठी हो जाती हैं, सभी लोग आम खाते हैं। तो जो भी मेरे संगठन से जुड़े हुए उनसे सबसे हमने पहले ही बोल दिया था कि आम की गुठलियाँ इकट्ठी करके रखना। एक दिन वो हम जा कर के अपना सड़क के किनारे किनारे वो अपना लगा आए थे, जा कर के गुठलियाँ बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा मिट्टी में डाल करके अपना दबा दी थी। तो कुछ उगी हुई भी थी और कुछ बिना उगी थी, वो अपना लगा आए। बस यही हमने सब इस लॉकडाउन के उसमें, वैसे तो लॉकडाउन चलता रहता है, बीच बीच में कभी छूट मिल जाती है तो निकल लेते हैं हम भी अपना काम। ये तो हमने जान लिया कि अब तक आपने क्या किया था। अब थोड़ी भविष्य की बात कर लेते हैं। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य को लेकर मेरी कोई खास योजना नहीं है। जो वर्क हम अब तक करते आ रहे हैं वही अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, एक सपना ज़रूर है कि जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे होते हैं वो फलदार और फूलदार होने चाहिए, यानी कि प्रकृति में जब हम जा रहे हैं रास्ते में तो प्रकृति का पूरा आनंद आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि एक ऐसा संगठन बनाऊँ, कुछ लोगों को लेकर अपने साथ चलूँ कि हम लोग जा कर के अपना कम से कम अपने नगीने के आसपास के क्षेत्र में तो अपना वो लगा ही ले कि फलदार और फूलदार पौधे लगाएं। बस यही मेरी योजना है कि प्रकृति का और एक पानी के दोहन पर, जो पानी का बहुत दोहन होता है, इससे मुझे बहुत पेन फील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर भी कुछ काम करूँ। सामाजिक कार्यों से संबंधित आप कई नई जगह भी जाती होंगी, कई नए लोगों से भी मिलती होंगी, तो कभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे याद करके आप आज भी मुस्कुरा जाती हो? हाँ, ये एक बार घटना की मुझे याद आ रही है आपके पूछने पर कि एक बार हम अभी इधर सैनी बस्ती में कई बार गए हम वहाँ पर। तो जैसे हम जाते थे तो दीपावली का
पास का समय था, तो हम उनको दिए सजा डेकोरेट कैसे किए जाते हैं ये और कंडील कैसे बनाए जाते हैं ये हमने उनको इकट्ठा करके सिखाना शुरू किया। एक दिन गए, हमने इकट्ठा किया सबको, सबके नाम वगैरह लिख लाए। दूसरे दिन उनको मटेरियल वगैरह सब बताए और दिखाए कि ये मटेरियल आपको मंगाना है। तीसरे दिन फिर गए हम लेकर के सामान, तो हमने फिर आवाज़ लगानी। वो लोग अपना आप इकट्ठा नहीं थे, लोगों में रुचि नहीं थी, हमें सिर्फ उनके अंदर रुचि पैदा करनी थी, इसलिए हम जाते रहे रोज़। तो हम जब गए तो एक लेडी आई, वो कहनी अरे आ जाओ ना, देखो इकट्ठा हो, ये बेचारी कहीं देखो कितने देर से खड़ी हुई तुम्हारा इंतजार। मतलब वो लोग हमें ऐसा समझते थे कि हम लोग बेचारे हैं और वो लोग जो हैं हम उनके दरवाजे पे आए हैं जैसे उनसे कुछ लेने आए हैं। तो मुझे जब भी वो बात याद आती है तो आज भी मुझे हंसी आ जाती है। आपसे बात करके, आपको जान के हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह आपसे प्रेरणा लेंगे। क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि समय का किसी के पास अभाव नहीं होता है। अगर आप मन में इच्छा शक्ति जगा लें तो समय ही समय अपना आप निकल आता है हमारे पास। तो आप आइए, समाज के लिए कुछ कीजिए, आप आगे बढ़िए। और अंत में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करती हूँ अनीता मैम की बातों ने आपको मोटिवेट ज़रूर किया होगा। और इस सीरीज़ की और वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।